में इस भागवत की कथा का आयोजन हुआ। इसी प्रकार से गौकर्ण जी ने भी कथा का आयोजन किया और जब कथा प्रारंभ की तो धुंधकारी तो प्रेत की योनि में था, वो तो वायु रूप में था, तो वो कहां स्थान पाएगा? वो तो हिलता रहता था इधर उधर, वायु तो एक जगह स्थिर होती नहीं ना। तो अब उसके लिए असमंजस का विषय हो गया कि मैं कहां स्थान ग्रहण करके कथा सुनूं। कथा सुनने का भी महत्व होता है और कैसे सुनना चाहिए, किस प्रकार सुनने चाहिए, इसका भी वृतांत इस कथा में मिलता है। तो धुंधकारी को समझ में नहीं आया। वो कथा स्थल पर इधर उधर वायु रूप में देखा तो देखा कि एक बांस रखी हुई है जो 7 गांठ की बांस थी और नीचे से उसी बांस के छिद्र में वो प्रवेश कर गया, उसी बांस में वो प्रवेश कर गया। तो बांस में ज्यादा जगह नहीं होती, बांस के खोल में बहुत कम जगह होता है और जब ऐसे खड़ा कर दीजिए ना सारा दरवाजा बंद रहता है। तो वो तो धुंधकारी वायु रूप में था ही, वो बांस में प्रवेश कर गया। बांस में प्रवेश कर गया। जब उसके भाई गौकर्ण जी ने प्रथम दिन की कथा सुनाई तो बांस का प्रथम गांठ, पहला गांठ नीचे से फटा और वो वायु रूप में ऊपर चले गए। वायु अपने आप ऊपर जाती। तो इस प्रकार 7 दिन की कथा हुई। एक एक करके धुंधकारी उस बांस में एक एक दिन में एक एक गांठ जब फटती थी, स्वयं फटती थी और वो ऊपर जाता था। और 7वें दिन जब आखिरी दिन भागवत का समापन हुआ तो 7वां गांठ भी खुला और उस गांठ के बाहर धुंधकारी निकला। किस रूप में निकला? एकदम युवराज के रूप में। भगवत कृपा उस पे हुई और उसके लिए भगवत विमान आया, भगवत लोक को ले जाने के लिए, विष्णु लोक को ले जाने के लिए। अब ये सब तो ठीक है, किंतु वहां गौकर्ण जी को थोड़ा सा मन में चिंता होने लगी। मन में चिंता इसलिए होने लगी कि भाई कथा तो यहां गौकर्ण के अलावा इतने ग्रामवासी भी सुन रहे थे, फिर इनके लिए भगवान का विमान क्यों नहीं आया? सिर्फ धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? भाई जब भागवत की महिमा है